वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स रन किया है साइकोलॉजी को लेकर के, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ भी साइकोलॉजी देखने को मिलती है उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है साइकोलॉजी के तो ये आपके पास एक सुनहरा अवसर है। इस चैनल से जुड़ करके आप अपने साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन के साथ डील करना है वो भी जान सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी कराया करूँगी ताकि आप जान सको कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को पेपर में डील कर सकते हैं, किन क्वेश्चंस को हमें छोड़ना चाहिए जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, किन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए और किस साइकोलॉजी की किस सूझबूझ के साथ क्वेश्चन देने चाहिए। हमने स्टार्ट किया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, वृद्धि एंड विकास से। ठीक है, तो उसकी मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आज हम फोर्थ वीडियो देखने जा रहे हैं, इश्यूज़ इन डेवलपमेंट। विकास में कौन कौन से मुद्दे हैं, और इसमें से ना सीटेट में अनेकों बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। कोई इस टॉपिक को ढंग से नहीं कराता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया है पहले भी कि पूरा आप लोगों को ना प्रॉपरली सारी नॉलेज दी जाएगी, सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराए जाएंगे। कोई भागा दौड़ी नहीं है, अभी आपके पास इनफ टाइम है, कोई वैकेंसीज आउट नहीं हुई है, तो पूरा ध्यान दिया जाएगा। एग्जाम्पल्स के साथ हम चलेंगे। ठीक है, तो आज जो हम वीडियो में देखेंगे ना, किन किस टॉपिक को देखने वाले हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। नेचर वर्सेस नर्चर की बात करेंगे। ठीक है, जहाँ से सीटेट में अनगिनत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी का जो मुद्दा है उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड है एक्टिविटी वर्सेस स्पेसिफिटी, और फोर्थ है यूनिवर्सैलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। तो ये 4 मुद्दे हम लोग कहीं ना कहीं देखने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर का मतलब यहाँ क्या है, प्रकृति। अगर हिंदी में कहूँ तो प्रकृति वर्सेस क्या नर्चर का मतलब जो पालन पोषण होता है उस ये मतलब होता है नर्चर का। ठीक है, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं तो उनको भी मैं बताना चाहूँगी। ठीक है, ये नहीं है कि कोई भी बच्चा रहेगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। तो नेचर की अगर बात करूँ, नेचर वर्सेस नर्चर में बेसिकली डिबेट किस बात की है, वाद विवाद जो है वो किस बात पर है। तो साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनलिस्ट जितने भी है ना, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक है और जो शिक्षक शास्त्री है, उनके वो एक डिबेट करते हैं इस इशू पर कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो बाल विकास है ना, वो जब कहते हैं कि सिर्फ नेचर की वजह से बाल विकास होता है, ठीक है, बालक के विकास के लिए केवल और केवल नेचर जिम्मेदार है, तो वो कहीं ना कहीं रेफ़र करते हैं कि नेचर का मतलब है हेरिडिटी। क्या मतलब है हेरिडिटी? मतलब कि नेचर या फिर आनुवांशिकता जिम्मेदार है बालक के विकास के लिए। यहाँ पर वो बिल्कुल नकारते हैं कि वातावरण का भी कोई रोल है बालक के विकास में। बिल्कुल ध्यान से समझना है ये चीज़, और क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि इन नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर जो डिबेट है उसमें नेचर किसको दर्शाता है? ठीक है, तो नेचर दर्शाता है आनुवांशिकता को। नेचर कहता है कि बाल विकास जो है ना, बालकों का जो विकास है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आनुवांशिकता जिम्मेदार है। सिर्फ वो आनुवांशिकता की वजह से होता है, जो भी उनको जेनेटिक ट्रेट्स मिले हैं, जो उनके हेरिडिटरी ट्रेट्स मिले हैं, उन्हीं से बच्चे का विकास होता है। और जो दूसरा पक्ष है, अब डिबेट है तो 2 पक्ष तो होंगे ही। ठीक है, दूसरा पक्ष है वो ये कहता है, जो नर्चर को सपोर्ट करता है, जो कहता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ना वो नर्चर की वजह से होता है। नर्चर मतलब कि एनवायरमेंट, यहाँ एनवायरनमेंट जुड़ जाता है। मतलब कि बच्चा जब पैदा हुआ एनवायरनमेंट में आया, तो बच्चे ने क्या किया, अपने माता पिता को ऑब्ज़र्व करके सीखा। जो भी वो सीख रहा है लोगों को ऑब्ज़र्व करके ही बोलना सीखता है। लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं और लोग उसको चलना सिखाते हैं। तो वो इस फेवर में है कि बच्चों का जो बालक विकास होता है या बाल विकास जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट या वातावरण के द्वारा होता है। वो सिर्फ पालन पोषण जिस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। इसमें आनुवांशिकता का कोई लेना देना नहीं है। तो ये है, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेचर वर्सेस नर्चर जो डिबेट है उसमें नर्चर क्या दर्शाता है। तो बात अगर करूँ तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है, वो एनवायरनमेंट को दर्शाता है कि जो बालक का विकास है, ये लाइन देख रहे हो ना आप,
कि who are in the favor of nurture suggest that the development of an individual depends on the environment। कि जो भी नर्चर के फेवर में है वो कहते हैं कि जो एक व्यक्ति का विकास हो रहा है ना, उसके लिए केवल और केवल वातावरण जिम्मेदार है। उसके लिए वो आनुवांशिकता को कोई महत्व नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये है बेसिकली नेचर वर्सेस नर्चर कंट्रोवर्सी या फिर डिबेट। तो ये वाद विवाद चलता है, लेकिन अगर इसका एक सही पहलू मैं बताऊं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ाया था ना तो इस बारे में जिक्र किया था और बहुत ही अच्छे से उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाया हुआ है। इसलिए मैंने कहा है कि वो 3 वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक का बेस वो 3 वीडियोस है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है, बाकी मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर सीक्वेंस में चलोगे तो बहुत ही अच्छे से समझोगे। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को देखें, इन दोनों डिबेट को ना देखते हुए, तो देखने को मिलता है कि हेरिडिटी भी बालक के विकास में जिम्मेदार रहती है और एनवायरमेंट भी जिम्मेदार रहता है। ठीक है, एनवायरमेंट भी जिम्मेदार रहता है। मतलब कि बाल विकास जो है ना वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही जिम्मेदार है, दोनों की वजह से ही होता है एक बालक का विकास या एक व्यक्ति का विकास। तो ये है कंप्लीट जो इसका कह सकते हो एनालिसिस। और कई बार पूछ लिया जाता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, बाल विकास जो है वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो पहले ऑप्शन दे देते हैं हेरिडिटी, दूसरा ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को एनवायरमेंट, तीसरा ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को सोसाइटी, चौथा ऑप्शन दे देते हैं बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ ना चौथा आंसर जो होगा ना बोथ ए एंड बी, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही सही होंगे। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हेरिडिटी की वजह से बालक का विकास होता है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ बालक का विकास एनवायरनमेंट की वजह से होता है। हेरिडिटी की वजह से इसलिए कहा गया है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि बच्चा ना जन्मजात उनके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, एलएडी कहा गया है। ठीक है, चॉम्स्की ने जिसका बात की है। ये सब मैं आप लोगों को लैंग्वेज डेवलपमेंट जब कराऊंगी, लैंग्वेज की पेडागोगी, तब और ज़्यादा डीप में कराऊंगी। तो वैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों ने बेसिकली माना हुआ है कि जन्मजात बच्चों के अंदर प्रवृत्ति होती है, बच्चा क्यूरियस होता है, सीखने के लिए आतुर होता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, ये कंट्रोवर्सी है। लेकिन जब बात आ जाती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट है किसका, सही मायने में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर मैं कह रही हूँ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नेचर और नर्चर, दोनों का ही प्रोडक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। नेचर क्या हुआ, हेरिडिटी हो गया, अनुवांशिकता हो गया, और नर्चर क्या हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया। तो ये है नेचर वर्सेस नर्चर लिखते ऑप्शन में, या फिर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ ए एंड बी कर दे तो दोनों ही सही हो जाएगा। ये मत कहना कि मैम आपने तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कहा था और ऑप्शन में नेचर वर्सेस नर्चर लिखा हुआ था इसलिए हम गलत कराए। दोनों ही एक ही बात हो रही है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कंट्रोवर्सी पर। नेक्स्ट जो इशू है डेवलपमेंट का उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा बेटा जो इशू है ना वो है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी का। मतलब कि निरंतरता का और जो निरंतर नहीं है अनिरंतरता का कह सकते हो ये मुद्दा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बात क्या है, कॉन्टिन्यूटी वाले जो फेवर में है, कॉन्टिन्यूटी के फेवर में है वो क्या कहते हैं, और डिसकॉन्टिन्यूटी के फेवर में है वो क्या कहते हैं। बेसिकली ये जो मुद्दा है ना इसमें ये बात कही गई है, इसमें एक बात के ऊपर जोर दिया गया है कि ये मुद्दा उठा इस वजह से है कि मानव का जो विकास होता है या मानव में जो परिवर्तन आता है, ह्यूमन चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो एब्रप्टली होते हैं, आकस्मिक होते हैं, एक ही दम से हो जाते हैं, अप्रत्याशित होते हैं, या फिर ड्रामेटिकली होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, अचानक से होते हैं, या फिर धीरे धीरे या ग्रेजुअली होते हैं, स्मूथ मैनर में होते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली डिबेट। जब बात आ जाती है कॉन्टिन्यूटी की, अब इसको डीप में समझते हैं। जब बात आती है कॉन्टिन्यूटी की, तो कॉन्टिन्यूटी वाली थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो हो रही है ना वो स्मूथ और ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्या है, स्मूथ और ग्रेजुअल प्रोसेस है।
मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मूथली बच्चा बढ़ता जा रहा है, अगले अगले स्टेजेस में जाता जा रहा है। इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड में गया, अर्ली चाइल्डहुड से लेटर चाइल्डहुड में गया, लेटर चाइल्डहुड से क्या हुआ, एडोलेसेंस में गया, एडोलेसेंस से क्या हुआ, एडल्टहुड में गया। मतलब कि एक प्रोग्रेसिव मैनर में बढ़ता जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये एक स्मूथ और ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक, इसमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलते। पहले वाले जो है स्टेज, मतलब कि पहले वाले जो स्टेज है जैसे इन्फेंसी है, वो बेस बन जाती है किसके लिए, वो बेस बन जाती है किसके लिए, अर्ली चाइल्डहुड के लिए। अर्ली चाइल्डहुड किसके लिए बेस बन जाती है, यहाँ जो बच्चा सीखता है, यहाँ जो शरीर में बदलाव आते हैं वो बेस बन जाता है किसके लिए, लेटर चाइल्डहुड वाले स्टेज के लिए। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड एक बेस का काम करती है, एक मतलब कि एक जरिया है या आधार कह सकते हो आपकी, आधार है पहली वाली स्टेज दूसरे वाले के लिए। ठीक है, तो ये जो पाथ है ना, ये शो कर रहा है, ये कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है, कॉन्टिन्यूटी किस चीज़ के फेवर में है। बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी डिबेट जो है, उसमें कॉन्टिन्यूटी किस चीज़ पर फोकस करता है, तो कॉन्टिन्यूटी थ्योरी कह रहा है कि जो मानव विकास होता है ना, उसमें स्मूथ एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये एक स्मूथ एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होता है डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है प्रोग्रेसिव मैनर में, और पहले वाले स्टेज एक आधार का काम करते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए। ये कहा गया है कॉन्टिन्यूटी में। अब यहाँ ना आप लोग ना स्क्रीन पर ना एक पिक्चर देख सकते हो। यहाँ आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख सकते हो, और ये देखोगे आप कि ना कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट में जो एक स्टेज है, यहाँ पर ये बेस बन गई। मतलब ये इन्फेंसी है, ये अर्ली चाइल्डहुड के लिए बेस बन गया, आधार बन गया। ठीक, लेटर चाइल्डहुड क्या हुआ, अर्ली चाइल्डहुड के जो अर्ली चाइल्डहुड हुआ वो लेटर चाइल्डहुड के लिए बेस बन गया, ये एडोलेसेंस के लिए बेस बन गया, ये एडोलेसेंस जो है एडल्टहुड के लिए बेस बन गया। मतलब कि एक जो ये आप कह रहे हो ना, समतल चेंज आ रहा है, स्मूथली प्रोसेस हो रहा है, बिना किसी रुकावट के आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, विकास हो रहा है। जब डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की जब बात करें या थ्योरी ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करें, तो वो कहते हैं कि हर एक स्टेज, जैसे ये इन्फेंसी है, ये आप देख सकते हो, ये हमारी अर्ली चाइल्डहुड है। ठीक है, ये हम आरंभिक बाल्यावस्था है, ये हमारी लेटर चाइल्डहुड है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था है, ये हमारी क्या है, किशोरावस्था है, एडोलेसेंस है, और ये हमारी एडल्टहुड है। ठीक है, ये स्टेजेस है हमारी, ये चरण दिखाए गए हैं यहाँ पर, जो पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो यहाँ कहा गया है कि हर एक स्टेज जो है ना, वो अपने आप में अलग है। हर एक स्टेज की अपनी अपनी कुछ ना कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ ना कुछ अलग विशेषताएं है, हर एक के अलग अलग फीचर्स है। ठीक है, हर स्टेज अपने आप में ही एक अलग है। और ये कहती है कि डेवलपमेंट में ना, डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी की हर एक स्टेज में ना कुछ आकस्मिक बदलाव देखने में मिलता है। आकस्मिक बदलाव देखने को मिलता है बालक के अंदर, या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ आकस्मिक व अप्रत्याशित रूप से बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर एक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। अब हमें ये चीज़ पता है कि इन्फेंसी में बच्चा रेंगना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगा, अगला दौर शुरू हो रहा है, यहाँ से अगला दौर शुरू हो रहा है कि बच्चा अब स्कूल में जाना शुरू करेगा। मतलब कि प्ले स्कूल में जाना शुरू करेगा, नर्सरी यूकेजी एलकेजी में जाएगा, मेन स्ट्रीम एजुकेशन फिर लेटर चाइल्डहुड से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बच्चा और ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट होगा बच्चे का, और भाषिक विकास होगा। बच्चा एकेडमिक्स को समझना शुरू करेगा कि पढ़ाई में रुचि लगानी है। ठीक, एडोलेसेंस में जब जाएगा तो यहाँ इसकी अलग विशेषताएं है। एडल्टहुड में जाएगा तो और ज़्यादा जिम्मेदार बनेगा, रिस्पॉन्सिबल बनेगा, अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, अपने करियर को स्टेबल करेगा, मैरिज करेगा, फैमिली प्लानिंग करेगा। ठीक है, परिवार नियोजन करेगा। तो ये कह रहे हैं कि हर एक स्टेज का अलग अलग उनकी विशेषताएं होती है, अपने आप में ही अलग होती है। कोई स्मूथली एक स्टेज से दूसरे स्टेज में नहीं जाते हैं, बल्कि हर एक जो चरण है ना, वो हर एक डेवलपमेंट जो है वो स्टेज स्पेसिफिक है। हर एक स्टेज में ना कुछ अलग हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ जो ये सीढ़ी बनी हुई है, ये यही चीज़ दर्शा रही है कि हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, और
आकस्मिक बदलाव कह सकते हो उसको, तो ये डिसकंटिन्यूटी डेवलपमेंट को शो कर रही है। ये क्या शो कर रहा है? डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट को शो कर रहा है। यही चीज़ लिखी हुई है नीचे, आप देख सकते हो। इन द व्यू ऑफ डिसकंटिन्यूटी थ्योरी, इन द व्यू ऑफ डिसकंटिन्यूटी थ्योरी डेवलपमेंट इज स्टेज स्पेसिफिक। हर एक स्टेज में यूनिक, हर एक स्टेज यूनिक है डेवलपमेंट की, और हर एक की अलग अलग विशेषताएं है। ये चीज़ बताई गई है कि बच्चा जब इन्फेंस स्टेज में होता है तब उसका अलग बिहेवियर होता है, और जब अगर एडोलेसेंस में देखें तो जब वो बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। तो ये है मुद्दा कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की कंट्रोवर्सी। इसमें से ना आप लोगों को यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट को जो सपोर्ट करते हैं मनोवैज्ञानिक और शिक्षक शास्त्री एजुकेशनिस्ट, तो वो क्या कहते हैं। तो अगर कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का आप लोगों से पूछ रहे हो तो आपको बताना है कि ये एक स्मूथ और ग्रेजुअल प्रोसेस कहा गया है, कि एक जो स्टेज है वो दूसरी स्टेज के लिए आधार का काम करती है, और ये बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता जाता है, इसमें कोई बदलाव इतना नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट देखें तो इसमें आप लोग कहोगे कि यहाँ एक आकस्मिक और अप्रत्याशित रूप से हर एक स्टेज में, हर एक अवस्था में कुछ ना कुछ हमें बदलाव देखने को मिलता है। हर एक चरण जो है ना, हर एक स्टेज जो है, अवस्था जो है मानव विकास की, वो अपने आप में ही अलग है, अपने आप में ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक की अलग विशेषताएं है। दो अगर अवस्थाओं को हम देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उससे भी डील करना सीख गए होंगे। नेक्स्ट जो इशू आ जाता है, तीसरा इशू स्क्रीन पर देख सकते हो, एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी का। ठीक है। नेक्स्ट जो इशू है वो है बेटा किस चीज़ का? एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी का, मतलब कि कौन ज़्यादा एक्टिव है और कौन पैसिव है। डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है। ठीक है। किसकी बात हो रही है? डेवलपमेंट की बात हो रही है कि एक्टिव सक्रिय है या फिर निष्क्रिय है। ठीक है, डोरमेंट है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, या इसको एक केस समझ सकते हो कि अपराजिता और माधवी एक ही कक्षा में पढ़ने वाली दो छात्राएं हैं, और अपराजिता की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, या उसका जो आप कह सकते हो संज्ञानात्मक क्षमता है, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटी है या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो ऐसी है कि वो हर बार जब भी एग्ज़ाम में कोई भी, जब भी क्लास में कोई भी टेस्ट वगैरह होता है ना, वो ज़्यादा स्कोर करती है, ज़्यादा अंक प्राप्त करती है, जबकि वो क्लासेस में इतनी रुचि भी नहीं लेती, हर एक चीज़ को, पढ़ाई को बहुत ही लाइट मैनर में लेती है और काफ़ी इंजॉय भी करती है। ठीक है। और पढ़ने में उसकी इतनी रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, उसका स्कोर अच्छा आ जाता है। लेकिन ठीक है, दूसरी तरफ देखें तो माधवी एक ऐसे बच्ची है जिसका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो एवरेज है, सामान्य रूप से है, कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी सामान्य है, एवरेज है, लेकिन वो क्या करती है कि हर एक कंसेप्ट को लर्न करने में, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। माधवी चाहती है कि वो अच्छा एडमिशन ले, एक कोर्स उसको मिले, या किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहती है, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। ठीक है। जब टेस्ट होता है तो अपराजिता का स्कोर ज़्यादा होता है माधवी से, और माधवी कहीं ना कहीं अपने आप को ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करती है, देखती है कि मेरी कहाँ पर कमी रह गई। ठीक। और कोशिश करती है कि नेक्स्ट टाइम ना वो कमी मैं रिमूव कर दूं, और अच्छे से मैं पढूं और अच्छा स्कोर करूं, ताकि जो भी उसका ड्रीम है, करियर है, वो उसको पा सके। ये है एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी। अब यहाँ से क्या समझ में आया आप लोगों को? यहाँ से क्या समझ में आया है आप लोगों को? अगर इसमें से जैसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों से पूछे जाए कि जो डिबेट है, डेवलपमेंट की जो डिबेट है, वाद विवाद है, एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी की जो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, उसमें एक्टिविटी क्या दर्शाती है, किस टाइप के डेवलपमेंट को शो करती है, और पैसिविटी जो है वो किस टाइप की डेवलपमेंट को शो करती है। तो यहाँ बच्चे, अगर मैं बात करूँ इस केस की, तो यहाँ आप देखो कि ये ना, एक्टिविटी का मतलब ये है कि हमने ये मान लिया है कि जो विकास है ना, वो किसी भी इंडिविजुअल का जो विकास है वो सक्रिय रूप से चल रहा है। एक्टिविटी का मतलब ये है। अब ये जो है कि एक्टिविटी का मतलब ये है कि मानव जो है ना, वो इस चीज़ को नहीं अपनाने के लिए तैयार कि जो भी नेचुरली उसको मिल रहा है,
जो भी उसको नेचुरली मिल रहा है, मतलब कि आप अगर एवरेज एबिलिटी के हो तो जितना भी आप स्कोर कर रहे हो ना उसी से संतुष्ट हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपकी जो वीकनेस है, जो कमियां रह गई है टेस्ट में कि मैं कहाँ पर गलतियाँ करती हूँ। अक्सर क्या होता है कि जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं क्लास में पढ़ती थी, अगर मेरा कम स्कोर होता था ना तो मैं टीचर से जा कर के पूछती थी कि मैम मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, क्या कमी लगी आपको, अपना टेस्ट मैं उनके सामने रखती थी। तो इस टाइप की चीज़ें हैं कि जो मेरे नेचुरली जो मुझे मिल रहा था ना, मैं उससे ज़्यादा करना चाहती हूँ। ये दर्शाती है कि मनुष्य की जो डेवलपमेंट है वो एक्टिव है। जो उसको नेचुरली मिल रहा है वो उससे संतुष्ट कहीं ना कहीं नहीं है, बल्कि अपने एफर्ट से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी कड़ी मेहनत से अपने अचीवमेंट को इम्प्रूव करना चाहती है और कुछ अच्छा अचीव करना चाहती है। दूसरी तरफ अगर पैसिविटी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो चीज़ हमें नेचुरली मिल रही है, जो चीज़ हमें नेचुरली मिल रही है, जितना हमें मिल रहा है, जैसे अपराजिता को जितना भी मिल रहा था वो इतना लाइटली ले रही थी, लेकिन उसका स्कोर अपने आप ही, या कह लीजिए कि वो उसका जो, अब अपने आप तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप कह सकते हो कि क्लास अटेंड करना ही उसके लिए इनफ है। क्योंकि कुछ बच्चों की कैचिंग पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जो उसने सुना वो अच्छे से उसके दिमाग में सेट हो गया। ठीक है, तो नेचुरली जो भी उसको मिल रहा है ना, वो उसी से संतुष्ट है, वो अपना कोई भी क्या कहते हैं, अपने एफर्ट्स कुछ नहीं लगा रही है। तो ये चीज़ पैसिविटी in development suggests that individual accept as it is whatever is coming in the pathway of development। विकास के पाथवे में, विकास के रास्ते में जो भी उसे मिल रहा है उसको स्वीकार कर लेना, ये है पैसिविटी। ठीक है, ये है पैसिविटी। बेसिकली यही है जो डिबेट है या कंट्रोवर्सी है, एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मूव ऑन करते हैं जो आपकी, सॉरी यहाँ थर्ड की जगह फोर्थ आएगा, क्योंकि थर्ड हमारा क्या था, एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी कंट्रोवर्सी था। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हुआ है। फोर्थ पॉइंट है ये यूनिवर्सैलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। क्या है यूनिवर्सैलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक? तो अगर बात करें यूनिवर्सैलिटी की, इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट का पाथ होता है ना, वो हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का पाथ समान है। अब समान किस रूप से है? समान किस रूप से है कि जितने भी प्रिंसिपल्स है, जितने भी जो पढ़ाया था ना, क्लास 2 देखी होगी कि विकास के जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बहुत सारे आप लोगों को प्रिंसिपल्स कराए थे, तो वो हर एक के लिए सेम रहते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो वो हर एक इंडिविजुअल के लिए सेम रहता है। ठीक है, पहले जो बालक होगा वो इन्फेंसी में होगा, उसके बाद वो अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, उसके बाद वो लेटर चाइल्डहुड में जाएगा, उसके बाद वो एडोलेसेंस में जाएगा, और उसके बाद वो एडल्टहुड में जाएगा, फिर ओल्ड एज जो आ जाती है। तो मतलब कि एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे हर एक। तो यूनिवर्सैलिटी का मतलब यही है कि चाहे आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड आर कॉमन फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स। यही चीज़ मैं बता रही हूँ आप लोगों की कि ये जो स्टेजेस है या जो पैटर्न फॉलो होता है डेवलपमेंट का, वो हर जगह सेम है, चाहे वो कोई भी कल्चर है, संस्कृति है, चाहे वो कोई भी देश के इंसान है, चाहे वो कोई भी समुदाय से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी या समाज से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन हर एक मनुष्य में सेम तौर पर ये डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ये कहता है यूनिवर्सैलिटी का जो कंसेप्ट है। नेक्स्ट जब बात आ जाती है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक की, तो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कहता है कि डेवलपमेंट जो है ना, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग मतलब संदर्भ से या अलग अलग कल्चर से कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। अलग अलग कल्चर में, अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग सोसाइटी में इंडिविजुअल से प्रभावित होता है, डेवलपमेंट चेंज हो जाता है। अब जब बात आ जाती है जैसे सोशल बिहेवियर की बात करूँ, जैसे सामाजिक रूप से बिहेवियर की बात करूँ, तो बेटा यहाँ क्या होगा कि जैसे ट्राइब्स में रहने वाले या जंगल में रहने वाले या जो जनजाति है, ठीक है, जंगल में रहने वाले जो पीपल है, उनका सोशल बिहेवियर अलग होगा अर्बन एरिया के कंपैरिजन में।
उनका सोशल बिहेवियर अलग होगा अर्बन बिहेवियर के कंपैरिजन में। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक्स भी होती है डेवलपमेंट प्रभावित होती है अलग अलग जगह से। अब आप कहोगे कि कोई बच्चा अगर जंगल में पला बड़ा है तो वो अर्बन एरियाज का जो लाइफस्टाइल है ना वो उसको बिल्कुल अलग लगेगा, अगर किसी को जैसे शिक्षा प्राप्त हुई है किसी को नहीं हुई है तो उनके बीच में अंतर देखा जा सकता है। अगर किसी को राइट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मिली है, ठीक है, तो यही चीज़ कही गई है कि ये संदर्भ से भी प्रभावित होती है। जो मानव विकास है वो संदर्भ से भी प्रभावित होता है, ठीक। तो ये चीज़ कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि सोसाइटी कल्चर इंडिविजुअल, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल जाते हैं। सोशल बिहेवियर की अगर बात करें तो अगर मैंने कहा किसी देश में ग्रीट करने का, नमस्ते करने का या लोगों से जब मिलते हैं वो बिहेवियर अलग देखने को मिलता है। कहीं पर लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर बात करें तो अलग तरीके की लैंग्वेज डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। कहीं पर कुछ तरीके से बोलते हैं, कहीं पर कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। किसी का जो कला और संस्कृति की जो भावना है वो अलग होती है। तो इसलिए कहा गया है कि जो डेवलपमेंट है या मानव विकास है वो संदर्भ केंद्रित है या संदर्भ तक से भी इफ़ेक्ट होता है। सोसाइटी कल्चर इंडिविजुअल में अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये है बेसिकली यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक की बात, ठीक है। ये है यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक का इशू। तो यहाँ होती है हमारी क्लास। ये जो जितने भी हम लोगों ने इशू इन डेवलपमेंट पढ़े 4 तरीके के, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट है ना तो बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरे लिए अगर कोई सजेशन है, आप लोगों को लग रहा है कि कुछ कमी है, कुछ और बेहतर हो सकता है, तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो। मैं वर्क ज़रूर करूँगी, अपनी कमियों को सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। और अपने आप को बेहतर करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ, तो आप लोगों का बिल्कुल स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब KVS स्पेशल चैनल फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। अगर टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो ये चैनल आप लोगों के लिए सोने पर सुहागा होने वाला है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।